Namaste everyone, and thank you so much Sai Karuna Mission and Dr. Uday Shah for inviting me for this session. तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है चित्तवृत्ति एंड एस्ट्रोलॉजी. एंड बाय द वे जो लोग पहले से मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है, मैं वडोदरा गुजरात से हूँ और मेरा नाम अल्पा मंडावत है. और जो नए हैं उनके लिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया. अब आज का जो ये टॉपिक चित्तवृत्ति जो है वो पतंजलि मुनि जो थे उनके योग दर्शन में से लिया गया है. तो सबसे पहले हम पतंजलि मुनि को इन्वोक करेंगे. तो मैं इन्वोकेशन प्रेयर करूंगी, जिसको भी आती है वो भी मेरे साथ कर सकते हैं. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातांजलि प्रांजलिरानतोस्मि. तो यहाँ पे ये इन्वोकेशन प्रेयर में ये कहा गया है कि पतंजलि मुनि जो थे उन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए योग की रचना की. उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की और भाषा की शुद्धि के लिए उन्होंने व्याकरण की रचना की. ऐसे महान ऋषि को मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चित्त वृत्ति के बारे में जानना क्यों जरूरी है. और ये बहुत ही गहन विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि हम चित्त के साथ आते हैं और चित्त के साथ ही जाते हैं. बोला जाता है ना, प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं. तो जो ये प्रकृति जो है वो हमारा चित्त है. तो आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे. पर उसके पहले हम ये भी जानेंगे कि पतंजलि मुनि ने जो योग दर्शन की रचना की उसमें जो 4 चैप्टर उन्होंने रचित किए, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद. तो उसमें समाधिपाद का जो चैप्टर है उसमें उन्होंने फर्स्ट जो 4 सूत्र थे उन्होंने बहुत अच्छे से चित्त के बारे में बताया है, योग के बारे में बताया है, जिसको योग चतुष्टय भी बोलते हैं वो 4 सूत्र को. और आपको थोड़ा पता ही होगा क्योंकि आप लोग तो बहुत ही एसकेएम से जुड़ के रोज का डेली बहुत सारे योग पे लेक्चर सुन चुके हो, चक्रास पे, मतलब बहुत आध्यात्मिक यात्रा आपकी जारी है. तो जो लंबे होते हैं उसको हम श्लोक बोलते हैं और 1 लाइनर या 2 लाइनर उसको सूत्रस बोलते हैं. तो पतंजलि मुनि ने जो योग चतुष्टय बोला उसमें पहले ही उन्होंने जो फर्स्ट सूत्र है उसमें ये था कि अथ योगानुशासनम, मतलब अनुशासन में रहना ही योग है. तो ये एक योग की डेफिनेशन में है कि भाई योग क्या है. बहुत सारा हमने सुना है योग के बारे में, पर अगर सिंपल अगर फॉर्म में हम देखें तो अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं तो वही योग है. क्योंकि जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से जी सकते हैं और जो सिंपलिसिटी है वही योग है. और सिंपल जो हम रहते हैं वही नेचुरल है. तो जो हमें कुदरत ने दिया है, कुदरती तरीके से अगर हम जीवन जीते हैं तो ये योग है. उसके बाद उन्होंने सेकंड सूत्र में बोला है योगश चित्त वृत्ति निरोध. मतलब जब हम योग करते हैं, अनुशासन में रहते हैं तो हम हमारा चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं. तो और चित्त वृत्ति का जब निरोध होता है तो हम समत्व में आते हैं, है ना, हम समता में आते हैं, बैलेंस में आते हैं. और थर्ड जो सूत्र है उन्होंने उसमें बताया है कि तदा दृष्टा स्वरूपे वस्थानम. मतलब कि अगर जब हम योग करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, चित्तवृत्ति का निरोध करके हम समत्व में आते हैं, तभी हम अपनी निज अवस्था, दृष्टा स्वरूप का हम ज्ञान कर पाते हैं. तो हमारी निज अवस्था क्या है? सत्यचित आनंद अवस्था. उसमें भी बीच में वो चित्त आता है, ठीक है ना. तो सत्यचित आनंद अवस्था का हमें ज्ञान होता है कि भाई हम कौन है, हम तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, दृष्टा है, वो हमें पता चलता है. और अगर लास्ट जो सूत्र है उसमें ऐसा बोला गया है कि वृत्ति सारूप्यम इत्ररत्र, मतलब अगर हम चित्तवृत्ति का निरोध नहीं करते हैं तो हमारी वृत्तियां इधर उधर भटकती रहती है. तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी अगर हमें हमारी निज अवस्था पे पहुंचना है, मतलब सतचित आनंद, अनलाइटनमेंट में जाना है, तो चित्तवृत्ति का निरोध करना पड़ेगा और वो योग से ही हम कर सकते हैं. तो चित्त वृत्ति के निरोध किए बिना हम एनलाइटनमेंट, मुक्ति, मोक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं. इसीलिए चित्तवृत्ति का इतना बड़ा महत्व है.
तो उसके बारे में हम जानेंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना। हम जानेंगे ही नहीं कि क्या है और कितनी वृत्तियां है, तो कैसे हम कर सकेंगे। तो ये चित्त वृत्ति क्या है वो आज हम जानेंगे। यहाँ पे चित्ता क्या है, चित्त मतलब माइंड कॉन्शियसनेस, मतलब वो एक कंटेनर जैसा है, एम्प्टी कंटेनर होता है, खाली जो एक बॉक्स होता है, या तो स्लेट होती है ना जिसमें हम पेन से लिखते हैं, बट कोरी स्लेट जिसको बोलते हैं, कैनवास होता है जिसमें हम डिफरेंट कलर करते हैं, डिफरेंट अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, बट वो कैनवास कैसा है, कोरा। तो वो चित्तवृत्ति हमारी ऐसी है, पर हमने अंदर जन्म जन्म के कर्म पूरे हैं, संस्कार पूरे हैं, मेमोरीज अंदर डाली है, तो हमने कुछ ना कुछ वो कोरी स्लेट पे हम लेके आए हैं। तो जब तक हम उस पर कुछ रब नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे नहीं, तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, तो जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है तो उसके साथ ये चित्ता भी साथ में जाता है। ठीक है, तो चित्ता क्या है, वो संस्कार का एक पैकेज भी हम उसको बोल सकते हैं। और वृत्ति क्या है, वृत्ति जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आपने यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है, ये सर्कल की, देखा है ना, जब आप तालाब में जाते हैं, नदी में हम जाते हैं, एक कंकड़ फेंकते हैं तो पूरा गोल 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 पूरा उसके आजू बाजू सर्कल्स बन जाते हैं, वो हमारी वृत्ति है, भटकती रहती है। तो वो साइकिल सर्क्यूलर मूवमेंट है, साइकिल जैसी है। जिसे हम मैथ्स में पढ़े हैं तब ना, वृत्त जो गोलाकार हम बनाते हैं जिससे सर्कल बनाते हैं, तो वो हमारी वो सर्क्यूलर थॉट पैटर्न है जिसको हम वृत्ति बोलते हैं। तो ये हमारी चित्त वृत्ति है। तो अब वो काम कैसे करती है, जैसे जो भी हमारा चित्त होता है वो एक साइक्लिक फॉर्म में काम करता है। जो हम कोई भी एक्शन लेते हैं उसकी एक इंप्रेशन बनती है, संस्कारा जिसको बोलते हैं, वो संस्कारा अगेन हमें वासना के अंदर डालता है, वो टेंडेंसी बन जाती है ना कि हम बार बार रिपीट होता है कोई चीज, तो हमारी ये कि भाई हमें ये करना ही पड़ेगा, वापिस वो हमें थॉट पैटर्न के रूप में मिलती है कि वैसा ही हमारा विचार आते हैं, फिर वापिस हम वैसे कर्मा करते हैं। तो ये पूरा एक विशेष साइकिल बन जाता है कि हम जो एक्शन बार बार करते हैं वो इतने इंप्रेशंस गहरी हो जाती है, जो हमारी वासनाएं बन जाती है, ऐसे हमारी टेंडेंसी हो जाती है, और फिर वही टेंडेंसी हमें हमारी वृत्तियों को उकसाती है वो चीज करने के लिए। ऐसे थॉट्स हमें आते हैं, और ऐसे थॉट्स आते हैं तो वापिस हम लोग ऐसे कर्मा करते हैं, और ये उसमें से हम निकल नहीं पाते। इसीलिए इसको देखो सर्कल बोला है कि ये सर्कल में से निकलना मुश्किल होता है। तो हमें चित्त शुद्धि, इसीलिए चित्त की शुद्धि को इतना महत्व दिया गया है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बहुत पहले भी जब मैंने लेक्चर दिया था तो आप लोगों को बताया था कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो क्या है, वो एक वास्ट सी ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का महासागर है। और उसमें हमारा जो माइंड है, इसको चित्त समझो, मन समझो, वो ट्रांसीवर्स है ना, वो कुछ फेंकता भी है और रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी होता है। और माइंड क्या है, बंडल ऑफ थॉट्स है। और उसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार चीज है, जो हम आगे भी समझेंगे जब हम थोड़ा सांख्य दर्शन में भी इसमें आएंगे कि कैसे हमें चित्त लेके आते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चार चीज है। तो यहाँ पे जो ये बुद्धि है ना, वो क्या है, वो हमारा विवेक है, विजडम है, वो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड जो है उसके साथ कनेक्शन में है। चित्त तो मैंने आपको बता दिया, जो मेमोरी को स्टोर करता है। तो उसको हम अगर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी अभी देखें तो वहां उसको हम बोल सकते हैं मून, चंद्र बोल सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी क्यों हम उसको चंद्र के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो बुद्धि विवेक वाली है उसको हम गुरु के साथ करेंगे, और जो मन है, जो थॉट है, उसको हम मर्क्यूरी, बुध के साथ करेंगे। क्यों करेंगे वो हम आगे देखेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में तो सबको पता है कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा सब फ्रीक्वेंसीज होती है माइंड की। अब चित्त वृत्ति जो है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है, और उसके लिए ये सूत्र भी है कि वृत्ति पश्चतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, मतलब 5 प्रकार की वृत्ति होती है। उसमें 2 भेद होते हैं, क्लिष्टा होती है और अक्लिष्टा होती है। और ये जो 5 प्रकार की वृत्ति है उसका यहाँ पे दिया गया है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण का मतलब है वास्तविक ज्ञान, विपर्य का मतलब है अवास्तविक ज्ञान, विकल्प है जो हम कल्पना करते रहते हैं, निद्रा जो है हम स्लिप बोलते हैं पर डीप स्लिप जो सो शून्यावस्था, स्मृति जो बोलते हैं जो हम मेमोरीज लेके आए, स्मरण। और मैंने बताया कि उनके 2 भेद होते हैं, क्लिष्टा और अक्लिष्टा। तो जो क्लिष्ट वृत्ति होती है
वो नुकसानकारक होती है, वो अच्छी नहीं होती है, जिससे कलेश होता है, वो तमोगुण होती है, दुखों का कारण होती है। और जब भी हम योग करने जाते हैं तो उसमें बाधा, ऑब्स्टिकल करती है। और अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती है वो मोक्ष कारक होती है, सत्व गुण होती है, सुखों का कारण और योग में सहायक होती है। ये जो 5 वृत्तियां है वो दोनों में ये दोनों चीज पाई जाती है। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव सभी में होता है। तो उसी प्रकार ये जो 5 वृत्ति है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, वो दोनों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट चीजें होती है ना। वो हम आगे देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि ये चित्तवृत्ति आती कहाँ से है, ये सब क्या है ना, हम कैसे अंदर लेके आए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने योग दर्शन पतंजलि मुनि ने बनाया, तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया है। जो षड दर्शन हमारे हैं, आप कभी अगर फिर से मुझे इनवाइट करेंगे सर, तो मैं आपको ओरिजिन ऑफ योगा समझाऊंगी कि किस तरह से ये सृष्टि की रचना हुई, कैसे कैसे हमारे वेद बने हैं, कैसे ये षड दर्शन की रचना हुई, किन किन मुनियों ने क्या क्या दिया है, वो हम कभी फिर बात करेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्यों मैंने आज एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में लिया है, क्योंकि सभी नॉलेज इंटरकनेक्टेड है ना, सभी कुछ कनेक्शन में है। तो जैसे योग दर्शन पतंजलि मुनि ने दिया, तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, और इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी जैमिनी ऋषि ने दिया। तो ऐसे ही षड दर्शन पूरा बना है। तो हमने सभी में से कुछ कुछ लेके समझने का प्रयत्न आज किया है। तो पहले पुरुष और प्रकृति थे। पुरुष मतलब नथिंगनेस, प्रकृति मतलब एनर्जी, आप लोग समझते हो, वो एग्जिस्टेंशियल है और इमॉर्टल फोर्सेस है। जब वो टुगेदर यूनाइट होते हैं तो क्रिएशन होता है महत का। तो महत क्या है, दोनों के बीच का एनर्जी का फील्ड है महत। वो कहते हैं ना एनर्जी का, जिसको हम महासागर कहते हैं, उसमें से दोनों के बीच का एक फील्ड बनता है, और वो महत को हम लोग कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। महत में से हम हमारा अंतःकरण लेके आते हैं। तो जो अंतःकरण है वो सबका अलग अलग है। ऐसा समझ लीजिए कि एक नदी है या तालाब है या कुआं है, उसमें से आप अपना घड़ा लेके गए, मैं मेरा घड़ा लेके आई, कोई तीसरा अपना घड़ा लेके गया, सबने अपने अपने घड़े में कुछ जल लिया, जल एक ही था पर सबका घड़ा अलग था। तो इसीलिए, या तो घड़े के कलर भी अलग थे, इसीलिए सब लोग हम अलग अलग है, सबकी वृत्तियां अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है। उसमें जल वही था पर वो जल में सब मिक्सिंग हो गया है। आपने अपना कुछ मिक्स किया, मैंने मेरा कुछ मिक्स किया, किसी ने उसका कुछ मिक्स किया, ऐसे करते करते सबका अपना अंतःकरण बना है। और अंतःकरण जो, और जब अंतःकरण बना तो उसमें सत्व रजस तमस जो थे उन्होंने कैटलिस्ट का पार्ट प्ले किया, तो वो तीनों उसमें मिक्स हो गए हैं। और इसीलिए जब भी कोई मुझे बोलता है या कोई कहता है कि वो 100% सत्वगुणी है, तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो इटसेल्फ त्रिगुणात्मक है। प्रकृति ही त्रिगुणात्मक, सत्व रजस तमस तीनों, तो हम कैसे उससे अलग हो सकते हैं। तो हम में सात्विकता भी होती है, राजसिकता भी होती है, तामसिक भी हम लोग होते हैं। ये अलग बात होती है कि इंटेंसिटी या तो जो परसेंटेज अलग अलग होते हैं, किसी में सत्व ज्यादा होता है, किसी में तमस, किसी में रजस। और ये पूरे दिन भर भी हम ये साइकिल में चलते हैं, कभी हम बहुत शांत होते हैं, कभी एक्शन में होते हैं, और कभी बहुत आलस्य में होते हैं। तो ये सभी में पाया जाता है। तो उससे मिलके एक अंतःकरण बना। तो अंतःकरण जो था उसमें ये 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो मैंने पहले भी बताया। तो इसमें से मन जो है वो हमारा लोअर सेंसरी माइंड है, बुद्धि जो है वो हायर माइंड है। जैसे मैंने बोला, वो गुरु के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इंट्यूशन, इंटेलेक्ट है, ये सभी बुद्धि के पास है, वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। मन जो है जैसे वो बुध है, और चित्त जो है जहाँ मेमोरी का स्टोर हाउस है, सभी हमारी इंप्रेशन है, वो चंद्र है। क्यों चंद्र को हमने स्टोर हाउस बोला, वो क्यों मेमोरी को स्टोर करेगी, क्योंकि वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अहंकारा जो है ईगो, वो जो हम परमात्मा से हमारी खुद को अलग समझते हैं, जो फॉल्स आई का जो हमारा नॉलेज है, उसको हम ईगो कहते हैं, अहंकारा कहते हैं। ठीक है, तो इसी से हमारा अंतःकरण बना हुआ है। अब हम जो हमारी इतनी 5 वृत्तियां थी उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है प्रमाण। प्रमाण जो है वो राइट नॉलेज है ना। प्रमाण किसको कहते हैं, लॉजिकल माइंड से जो भी हम सोचते हैं कि हमें दिखना चाहिए सामने कोई चीज। जैसे कोर्ट में जब गवाही देने को होता है तो जज क्या बोलते हैं कि मुझे, भले कोई भी कितना भी दोषी है, उनको पता भी है, पर उनको क्या चाहिए, आई विटनेस, कि भाई आप आई विटनेस लाओ तो मैं ये मानूंगा। तो ये प्रमाण जो है
वो लॉजिकल माइंड वाली है, कैलकुलेटिव माइंड वाली है, उसको सब कुछ हमारी जो 5 सेंसेस है उससे दिखना चाहिए, प्रमाण कुछ देना पड़ेगा, तो ये प्रमाण है। पर यहाँ प्रमाण में भी 3 पार्ट्स है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और आगम प्रमाण है। तो आगे हम ये भी देखेंगे प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है और आगम क्या है। पर ये जो प्रमाण वाली चित्तवृत्ति है वो रिलेट करती है मर्क्यूरी के साथ, बुध के साथ, ठीक है, प्लैनेटरी अगर पोजीशन देखे तो। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से षड दर्शन में पतंजलि मुनि देखे हमने, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का थोड़ा लिया, तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी मैंने लिया है वो जेमिनी ऋषि का है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है और सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके 2 पार्ट है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो मर्क्यूरी रेगुलेट करता है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो मून रेगुलेट करता है। और मून के साथ हम राहु केतु को भी जोड़ लेंगे। मून के साथ राहु केतु को क्यों जोड़ेंगे वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के नोड्स है ना, राहु और केतु नॉर्थ और साउथ नोड्स है, वो मून के ही नोड्स है, इसीलिए सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस उसके साथ जुड़ा है। और सुपर कॉन्शियस जो माइंड है वो जुपिटर के साथ हम जोड़ते हैं, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड कनेक्टेड टू यूनिवर्स है, सभी प्लैनेट के साथ, कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र के साथ वो जुड़ा हुआ है, चक्रास ग्लैंड्स सभी कुछ जुड़ा हुआ है सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ। और इसीलिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं सबकी स्टोरी हमारी किस में है, नक्षत्र में है। तो अगर हम लोग जितनी 27 नक्षत्र है उसमें हम सबकी रजिस्टर्ड स्टोरी होती है, और वही हमको निकालनी होती है, वही समझनी होती है कि हमें आगे क्या करना है, कौन सी स्टोरी हमारे लाइफ में प्ले होगी। उसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो कभी उसके बारे में भी डीप में मैं बात करूंगी जब कभी ऐसा कोई सेशन करूंगी। तो अब हम समझेंगे प्रमाण के बारे में, कि प्रमाण जो मैंने बोला कि फर्स्ट वृत्ति है प्रमाण, जो हमें आई विटनेस जिसको मैं बोलती हूँ, 5 सेंसेस के द्वारा जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं और फिर हम कोई निर्णय लेते हैं। तो कभी कभी हमारा चित्त है ना उसमें होता है कि नहीं मुझे सब देखना है, मैं अगर देख के सब ऑब्जर्व करके फिर ही मैं करूंगी, तो हमारा तब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लॉजिकल थॉट होते हैं, इंटेलेक्ट थॉट होते हैं, कैलकुलेटिव माइंड होता है, क्योंकि वो बुध है और बुध हमारी नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। बुध हमारी बॉडी में हमारा जो भी ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, पूरा बुध रेगुलेट करता है। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो बुध को हम राजकुमार कहते हैं। तो आप देखना जो लोग भी प्रमाण की वृत्ति में रहते हैं ना, उनको हर चीज में उनका जो भी क्वेरी होता है ना उसका सॉल्यूशन चाहिए, कि भाई मेरी ये क्वेरी है, आप अगर वो प्रूव करते हो, मतलब उसको प्रूव करना पड़ता है हर चीज। और ऐसे देखो आप यूथ होता है ना, वो मान नहीं लेते हैं ना, उनको अगर आप लॉजिकली नहीं समझा सकते तो वो चीज भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब आप प्रमाण में होते हो तो ये कह सकते हैं कि आप अपने बुद्धि से सोचते रहते हो, कॉन्शियस माइंड से सोचते रहते हो। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि अगर हम ज्यादा प्रमाण में रहते हैं ना, तो फिर कहते हैं ना हम बहुत ही ड्राई नेचर के हो जाते हैं, इमोशन इतने नहीं होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होता है, लॉजिक ज्यादा होता है, तो थोड़ी ड्राइनेस भी आ जाती है। और हर चीज का प्रमाण मिले ये जरूरी नहीं होता है, कोई कोई चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होती है। बट इसीलिए देखो जब भी आप लोग तो बहुत जुड़े हुए, रिट्रीट सबके साथ की हुई है, तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना मैं पास्ट लाइफ में, वो लोग नहीं जा पाते जो लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, क्योंकि वो सरेंडर ही नहीं करेंगे, उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। और हर चीज वो लॉजिक माइंड से सोचेंगे तो वो अंदर जा ही नहीं सकते हैं, पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, कोई हिप्नोसिस सेशन में जाने के लिए प्रॉब्लम रहती है, डीप इनसाइट जाने में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ऊपर ऊपर का ही सोचना होता है। कॉन्शियस होना अच्छा ही बात है, बट इतना नहीं अच्छा होता है कि आप कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओ। वो कहते हैं ना जहाँ की वो एक अच्छा सा कोट है ना, कि जहाँ क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी तभी शुरू होती है जब लॉजिक एंड होता है, व्हेन लॉजिक एंड स्पिरिचुअलिटी बिगिन। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लॉजिक को साइड पे रखना पड़ता है। तो जो लोग ज्यादा इसमें रहते हैं, अगर क्लिष्ट जो भी क्लिष्ट बन जाते हैं, जो मतलब एक्सेसिव कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैंने इधर आपको ये स्लाइड दिखाई ना कि क्लिष्ट हो जाता है, फिर तमोगुण आ जाता है, या तो बाधा, योग में बाधक हो जाता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि एक्सेस मात्रा में कुछ भी होता है वो अच्छी बात नहीं है, वृत्ति इसमें रहे वो अच्छी बात है, पर इतनी नहीं रहनी चाहिए कि हमें वो कुछ सरेंडर ही नहीं करने दे। और जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी 5 सेंसेस है
उससे हम सब ऑब्जर्व करने के बाद ही संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण परसीव्ड बाय 5 सेंसेस, ठीक है। दूसरी अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण के फर्स्ट वृत्ति के ये सब पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट वृत्ति का, जिसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं, इन्फरेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, गेजिंग ऑन बेस ऑफ प्रेजेंट लाइफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मतलब हमने इस जन्म में ये पास्ट लाइफ इतना इधर मैटर नहीं करता है, इस जन्म में हमने जो जो एक्सपीरियंस किया होता है, छोटे होते हैं बड़े होते गए, हमने जो भी कुछ देखा है, उसके बेसिस पे जब हम कोई चीज का अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, तो अनुमान प्रमाण है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे फिगर दिखाई है कि कहीं पे धुआं नजर आता है तो हम तुरंत बोलते हैं कि भाई आग जरूर लगी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं भी धुआं होता है तो आग होती है, तो हमारा ब्रेन हमें बता देता है कि भाई धुआं है तो आग होगी। अगर कोई बच्चा मान लो गिर जाता है ना, और रोता हुआ दिखता है, तो लोग अक्सर यही बोल देते हैं कुछ लग गया होगा, ऊपर से गिरा होगा, ये हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर रोता बच्चा देख के सब समझ जाते हैं उसको कोई तकलीफ इस तरह की हुई होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब हम अनुमान प्रमाण लगाते हैं तो हम हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होता है बट प्रेजेंट लाइफ का, उसी पे कोई कंक्लूजन में आते हैं, उसी के बेसिस पर से हम रीजनिंग हमारा लगाते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, ये हम अनुमान करते हैं, गेस करते हैं। तीसरा है आगम प्रमाण। तो आगम मतलब जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है, जिसको हम वेद बोले, उपनिषद बोले, चाहे वो भगवत गीता है, कुरान है, या तो फिर बाइबल हो गई, मतलब जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं या जो भी हमारे शास्त्रों में कुछ लिखा गया है, कहा गया है जिन्होंने, उसके बेस पे जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, उसमें हमें प्रूफ नहीं चाहिए क्योंकि हम मान लिया है, बट ये आगम प्रमाण है। हम इसीलिए तो गीता पे हम शपथ लेते हैं ना कि भाई मान लिया है, गीता में जो लिखा है वो सच ही है, वेदों में जो लिखा है सच ही है। मुस्लिम लोग बोलते हैं कुरान में जो है वो सच ही है, वो देखने नहीं गए हैं बट वो उन्होंने मान लिया है, और उसी उसके बेस पे फिर वो लोग अपना जजमेंट देते हैं। तो ये है आगम प्रमाण। तो ये हुई हमारी फर्स्ट वृत्ति जो एंड हुई कि भाई उसका नाम है फर्स्ट वृत्ति का प्रमाण, उसमें 3 सब कैटेगरी थी कि, और ये अब सेकेंड वृत्ति आती है विपर्यय। तो विपर्यय का मतलब क्या है, इल्यूजन। विपर्य का मतलब ही होता है रज्जु सर्प भ्रांति जिसको बोलते हैं, है ना। हमें सांप होता है बट हमें रस्सी दिखाई देती है अंधेरे में, और कभी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे अलग अलग इमेज दिखाई गई है कि अब कुछ होता जरूर है बट हमें दिखता कुछ और है। ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, वहां पे कुछ जरूर है बट जो है उससे हमें कुछ विपरीत दिखाई देता है, तो ये इसको बोलते हैं विपर्यय। तो ये हमें इल्यूजन क्रिएट करता है। और अगर हम इसको प्लैनेट के साथ जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे राहु के साथ, क्योंकि राहु का भी नेचर वही है, वो इल्यूजन क्रिएट करता है, वो स्मोकी मिरर है। तो जब मिरर पे स्मोक लग जाती है तो हमें ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये जरूर दिखता है, कुछ परछाई दिख रही है पर एग्जैक्ट इमेज सामने नहीं आती है। तो ऐसे ही जब हम हमारा चित्त जो होता है वो विपर्य की वृत्ति में होता है ना, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग कैसे कोई गोल बनाते हैं, क्योंकि वो राहु फ्यूचर लाइफ भी डिनोट करता है। तो यहाँ होता क्या है, हम बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गोल बना देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर हवाई किल्ले हमारे माइंड में बनते रहते हैं। हम एक्शन लेने के बदले उसी फ्यूचर में ये मिलेगा, फ्यूचर में ये होगा, उसी में हम रचे रहते हैं। तो क्या होता है ना, डेवलप नहीं होते क्योंकि हम उसी इल्यूजन वाली, भ्रम वाली दुनिया में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें अगर रहते हैं तो डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाते, क्योंकि वो हार्ड स्टेप नहीं लेते हैं, मन में ही हवाई किल्ले बनाने लगते हैं। तो ये होता है विपर्य जो राहु के साथ कनेक्टेड है। अब हो गया विकल्प। तो यहाँ पे जो विकल्प जो है उसको हम डिल्यूजन बोलेंगे। तो विपर्य और विकल्प में क्या फर्क है, विपर्य में ये था कि कुछ चीज थी, हमें कुछ और दिखता था, बट वहां कोई चीज का एग्जिस्टेंस था, हमें अलग दिखता था, वो अपनी बात है। यहाँ पे कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कुछ भी नहीं है पर हमें कुछ दिखता है, तो ये ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि कोई चीज का अस्तित्व ना हो फिर भी हमें दिखे तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। जैसे कि मृगजल है जिसको मिराज बोलते हैं, डेजर्ट में रन में हमें दिखाई देता है, हमें पानी दिखता है बट वहां पानी होता नहीं है। तो ये जो विकल्प है वो केतु है, क्योंकि केतु हमारी, ऐसे तो राहु केतु दोनों ही पास्ट लाइफ से आते हैं, बट
राहु फ्यूचर जर्नी है, केतु हमारी पूरी पास्ट लाइफ जो हमने जी चुके हैं वो जर्नी है, और इसीलिए उसका अस्तित्व अभी इस जन्म में नहीं है ना। उसी तरह से विपर्य विकल्प वाली जो चित्तवृत्ति होती है वो ऐसी चीजें बताती है जो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, शब्द है, और इसीलिए मृगजल का वर्ड है पर वो चीज का अस्तित्व नहीं है। तो उसमें वर्ड जरूर होता है, उसके लिए एक नामकरण किया गया है, वो चीज का नाम है पर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो डिनोट करते हैं हमारी पास्ट लाइफ। तो अगर हम ज्यादा इसी वृत्ति में रहेंगे, है ना, हमारे पास्ट में रहेंगे, वो भी इस जन्म का भी नहीं, जन्मों जन्म का पास्ट लाइफ, अगर किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा दिया और फिर वो वही निकला मैं किंग हूँ या मैं क्वीन हूँ या मैं साध्वी हूँ या मैं कुछ हूँ, और फिर उसी में अगर जिएगा तो कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है फिर वो इस जन्म में अच्छे से आगे जा सके, क्योंकि वो उसी वृत्ति में रह गया। तो उसी तरह से विकल्प जो है वो हमें डिल्यूजन में डालता है, जो चीजें नहीं होती है वो हमें दिखाता है। तो कभी कभी ह्यूमन माइंड उसी में रहता है, तो इसीलिए लोग उसको फिर मानसिक रोगी बता देते हैं, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम है माइंड लेवल की, ये सब जैसे अलग अलग उसका नाम दे देते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आना, या तो बहुत कुछ उसके साथ रिलेट किया जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं, जो चीज नहीं है पर लोगों को दिखती है। तो ये नहीं है कि शायद उन लोगों को वो दिखता भी होगा क्योंकि वो पास्ट लाइफ में चले गए होंगे, हम कह नहीं सकते, उनका जो बात होगी वो गलत नहीं है, बट वो इस जन्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, वो उनको वहीं पे दिखता होगा तो वो लोग बेचारे बताते होंगे। पर इसमें अगर हम ज्यादा रहते हैं तो भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक्सेसिव कुछ भी अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे निद्रा के बारे में। तो यहाँ निद्रा का मतलब वैसे होता है स्लीप, पर यहाँ पे डीप स्लीप की बात है जिसको हम योग निद्रा कहते हैं, है ना। योग निद्रा जो है, जो आपने देखा है समुद्र में महासागर में विष्णु भगवान कैसे योग निद्रा में सोए हुए हैं, कि वो कॉन्शियसली हम एक्सपीरियंस करते हैं डीप स्लीप का, ऐसा नहीं है कि हम सो गए हैं, हम जागृत अवस्था में सोए हुए हैं। तो यहाँ पे ये डेल्टा लेवल इसको बोलेंगे स्लीप। हम जब करुणा रेकी करते हैं तो डेल्टा लेवल में जाते हैं ना, योग निद्रा में जाते हैं, और ये गुरु तत्व है, और ये गुरु की एनर्जी है यहाँ पे, प्लैनेट गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु स्पेस एलिमेंट है। तो आप हमेशा देखना, जब भी हम रेकी का सेशन करते हैं या कोई भी ऐसा डीप रिलैक्सेशन का सेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम योग निद्रा करते हैं, क्योंकि हमें स्पेस क्रिएट करनी है, माइंड के अंदर से सब क्लटर को निकालना है ना। तो क्लटर को निकालना है, नेगेटिविटी निकालना है, और बहुत सारी चीजों को पुरानी निकाल के अगर पॉजिटिविटी को डालना है या कोई नया क्रिएशन करना है तो हमें जगह की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है। तो स्पेस, गुरु तत्व क्या है, स्पेस है। और जब भी हम गुरु तत्व की एनर्जी में आते हैं तभी हम सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, मैंने जैसे मेरा एक उसमें बताया है कि ये जहाँ हमें बिंदी लगाते हैं ना दो आईब्रो के बीच में, वो हमारा आज्ञा चक्र है। बट यहाँ पे जो है आज्ञा चक्र के थोड़ा ऊपर हमारा गुरु चक्र है। तो आज्ञा चक्र में भी अच्छा ही, हमारी एनर्जी अच्छी है, साइकिक एबिलिटी है, बट जब यहाँ से जब गुरु हमें अट्यूनमेंट करते हैं, ऐसे उठाते हैं हमारी एनर्जी, तब यहाँ पहुंचते हैं, तो वो हम विजडम वाली एनर्जी में आते हैं, विजडम वाले थॉट में आते हैं और सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसीलिए अट्यूनमेंट का होना जरूरी होता है। और कोई भी चीज अगर हमें करनी होती है तो हमें योग निद्रा में जाके ही हम करते हैं, चाहे वो चैनलाइजिंग हो, क्योंकि डिवाइन के साथ कनेक्शन भी इसी में जाके होता है। बट आपने कभी देखा है कि बस अभी हम योग निद्रा में गए तो बस उसी में पड़े रहे? ये पॉसिबल नहीं है, उसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हम ये भौतिक जगत में जीते हैं। तो भले ही योग निद्रा हमें अच्छी डीप स्लीप देता है, अच्छा रिलैक्सेशन देता है, चैनलाइजिंग कर सकते हैं, हमें बहुत कुछ हो सकता है, हम डेल्टा लेवल फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं, बट हम वहां पे रह नहीं सकते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। तो एक्सेसिव इसका भी अच्छी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे स्मृति की, कि स्मृति क्या है। तो देखिए, ये स्मृति जो है वो मून है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि चित्त एक सर्कुलर मूवमेंट करता है ना। तो आपने एस्ट्रोनॉमी सबको थोड़ा पता है कि किस तरह से जो सूर्य जो होता है, यहाँ मैंने बताया है ये सूर्य है, उसके आजू बाजू पृथ्वी घूमती है, अर्थ, है ना, और उसके अर्थ के आजू बाजू मून घूमता है। तो जब मून जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में। तो जब भी कोई चीज घूमती है, जैसे हमारे जो चक्रस है वो भी बॉडी में घूमता है, तो घूमती हुई चीज दो चीज करती है, एक तो वो एनर्जी इमिट करती है और एनर्जी को हार्वेस्ट करती है, मतलब अंदर भी लेती है ना, ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी करती है।
तो उसी तरह से हम लोग अर्थ पे रहते हैं, मून घूमता रहता है। तो जब मून घूमते घूमते हम जो भी कर्म करते हैं हमारी 5 सेंसेस से, हमारे 5 कर्मेंद्रिया मतलब एक्शन ऑर्गन से, वो सभी कुछ कर्मा जो भी हम विचारों से भी अगर जो कर्मा करते हैं, वो सभी जो थॉट्स होते हैं ना, वो ये ब्रह्मांड में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं पृथ्वी पर से। और पृथ्वी पर से जिस तरह से ये यूनिवर्स में जाते हैं, तो ये मून जो है उसको कैचअप करता है। तो और मून इसीलिए सर्कुलर मूवमेंट 2.25 दिन में घूमता रहता है, वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो वो घूमते घूमते हर चीज को रिसीव करता है, रिसीव करता है, रिसीव करता है। तो हमारे सब कर्मा उसी तरह से उसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो कुंडली में जो है चंद्र अगर आपका अच्छा है तो वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सारे कर्मा का फोल्डर तो उसी के पास है, चित्ता उसी के पास है ना। उसको स्मृति क्या है, जो हम मैंने लिखा है रिकलेक्शन ऑफ अनफॉरगॉटन पास्ट एक्सपीरियंसेस। और मून क्या है, वाटर एलिमेंट है। और आप सभी लोग जानते हो, अब तो इतने सारे लेक्चर्स सुन के आप सभी को पता है कि वाटर में वो गुण होता है जो मेमोरी को कैच करता है, मेमोरी को एब्जॉर्ब करता है। तो मून वाटर है, तो वो इतनी सारी मेमोरी को जब रोल करते हुए अर्थ के आजू बाजू घूमते हुए अपने अंदर रख देता है। और ये मून के जो 2 नोड्स है ना, राहु केतु क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्यों विकल्प और विपर्य, वो इल्यूजन एंड डिल्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब मून घूमते घूमते चंद्र सूर्य के पास आता है, चंद्र घूमते घूमते, तो वहां पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, जब सन के नजदीक आता है तो वो केतु बनता है। यहाँ मैंने केतु दिखाया है, देखो यहाँ पे भी दिखाया है ये केतु। तो जो केतु है वो हमारी पास्ट लाइफ है, जो हमने कर लिया वो काम। और जैसे ही चंद्र घूमते घूमते सूर्य से दूर होता है, तो वो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है वो राहु होता है, क्योंकि अभी वो पृथ्वी के पास आया। और ये सूर्य क्या है, हमारी सोल है। अगर वैसे एस्ट्रोलॉजिकली हमारी सोल है, और वैसे हमारा पिता है। क्यों पिता है, क्योंकि हम लोग सन एनर्जी में से आए हैं। हम एनर्जी लाए कहाँ से, जब मर जाते हैं तो हमारी एनर्जी बॉडी में से निकल जाती है। तो निकल के वो कहाँ जाती है, सन के साथ यूनाइट हो जाती है ब्रह्मांड में। तो हम जब आए थे, तो ये सोलर एनर्जी की जो किरणें हैं ना, अलग अलग किरणें, वो हमें अलग अलग किरणें हैं, और ये किरणें लेके हम पृथ्वी पे आए हैं। तो चंद्र क्या करता है, इन सभी को सूर्य के नजदीक आता है तो वो केतु हो गया। और यहाँ पे राहु, क्योंकि इस जन्म में वापिस हमें बहुत सारा कर्म करना है, तो पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो हम भौतिक जगत के कर्म करने के लिए होता है। तो राहु हमें आगे के कर्म करवाता है। तो न राहु बुरा है, न चंद्र बुरा है, न केतु बुरा है। वो सब हमारे जो चित्ता है उसकी ही अवस्था है। चित्ता जो है वो उसी के अंदर सब रजिस्टर्ड है। जितने भी आज तक के हमने जन्म लिए हैं, वो सभी कुछ सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में है। और जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले जो ये बताई थी इमेज कि मून क्या है, हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। आपको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड जन्मों से जो हम लेके आते हैं वो तो अंदर है ही, अभी इस जन्म का भी है, बचपन से या वुम्ब में अंदर थे तो भी, जो क्योंकि मून क्या है, हमारी मदर है, और हम मदर के अंदर होते हैं। तो जो हमारी बॉडी है, हमारे जो इमोशन है, हमारे अंदर जो जो भी कुछ ये चीजें है, वो क्या आया है, मून से आया है। तो ये मून जो है वो हमारा डीपेस्ट सेल्फ है, वो फेमिनिटी है, क्रिएटिविटी है। उसी तरह से जैसे मैंने वो बताया, कॉन्शियस माइंड क्या है, हमारा मर्क्यूरी है। तो इसीलिए कुंडली में अगर आपको अपनी चित्ता को कुछ भी करना है, तो कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी की पोजीशन क्या है, चंद्र क्या है, आपका सूर्य क्या है। और सूर्य तो फिर सोल के लिए है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, बट चंद्र, मून और गुरु और राहु केतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जिससे आप समझ सकते हो कि भाई आप कौन सी चित्त अवस्था में रहते हो। मान लो किसी की कुंडली में जो बुध है वो अच्छा नहीं है, और या तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। देखो दोनों ही कंडीशन, बहुत ज्यादा ये होगा तो वो लोग लॉजिकल ज्यादा होंगे, है ना, सरेंडर नहीं कर सकेंगे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि ऐसे लोग फिर दुनिया में ज्यादा रहेंगे, आध्यात्मिकता कम करेंगे, क्योंकि उनको तो हर बात का प्रमाण चाहिए भाई। और हम कहाँ से प्रमाण लाए कि भगवान को कैसे बताए उनको 5 आंखों से, अरे 5 सेंसेस से, 5 सेंसेस से वो लोग को कैसे दिखाएंगे। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में अगर ऐसा मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है तो आप लॉजिकल ज्यादा होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरेंडर के उसमें आना पड़ेगा, इमोशन को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबल तो होना ही पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी।
लॉजिक से इमोशन को थोड़ा ये करना पड़ेगा, स्विच ओवर करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में मून अफ्लिक्टेड है, कहीं भी मून का प्रॉब्लम है, चाहे वो वृश्चिक राशि में चला गया, मतलब नीच का हो गया, या राहु केतु से अफेक्ट हो गया, शनि से अफेक्ट हो गया, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, भले उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि मून जो है उसमें जन्मों जन्मों के संस्कार है, बहुत सारी पास्ट लाइफ उसके अंदर है, बहुत कुछ है, हमारे जो भी स्किल्स है, जो भी हमारी वीकनेसेस है, उसके पास मतलब पूरा डेटा है। और अगर वो अफ्लिक्शन में भी है, बट जैसे वो क्या करेंगे, अगर राहु है तो वो क्या करेगा, हमें फ्यूचर लाइफ जर्नी बताएगा ना, हमें वो ड्रीम क्रिएट करेगा। राहु बुरा नहीं है, विपर्य में देखो, विपर्य की भी चीजें होती है, वो बुरी नहीं होती है, क्योंकि विपर्य में हमें वो हमारी फ्यूचर लाइफ का दर्शन कराता है, हमें कुछ ड्रीम्स आते हैं, हमें कुछ दिखता है, हमें वो कहते हैं ना, पूरा पिक्चर भले ना दिखे, पर हमें कुछ कुछ ऐसे बातें दिख जाती है कि मैं फ्यूचर में ये मैं ये कर रही हूँ। कि बहुत सारे आप लोग जब पास्ट लाइफ सेशन करते हो या फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन करते हो, तो आपको कुछ दिखता है, आपको पता नहीं है कि वो सच होगा कि नहीं, बट आप देखते हो, तो वो अच्छी बात है, राहु हमें वो चीजें बताता है। और उसी तरह से केतु भी हमारी साइकिक एबिलिटी अच्छी करके हमें हमारी क्या पास्ट लाइफ की स्किल थी, क्या सब हम अच्छा लेके आए, क्या हमारी वीकनेसेस, वो हमें पता चल जाती है। नींद में चले जाते हैं बहुत हम, इल्यूजन में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, बट एक्सेसिव होना बुरी बात है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मून है, कुंडली में मून कैसा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। अगर वो प्रॉब्लमेटिक है तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो विकल्प और विपर्य वाली चीजें होगी, और इसीलिए जिसका मून पीड़ित होता है, उनको कहते हैं ना कि वो डिप्रेशन में जाता है, उसको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको भ्रम होने लगते हैं, इल्यूजन में रहता है, उनको ये जो भी मतलब साइकिक डिसऑर्डर, जो भी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, जो भी सब कुछ क्यों होता है, मन के लेवल पे वो लोग बहुत ही अकेलापन लगता है कभी, ये सब क्यों लगता है, क्योंकि उसी में सारी स्मृतियां हैं हमारे बहुत सारे जन्मों की। तो क्या पता कभी कभी मन की कौन सी सतह पे वो लोग चले जाते होंगे, क्या चीज वो लोग देख लेते होंगे कि अभी की दुनिया में सभी लोग उनको ये समझते होंगे कि भाई ये तो भ्रमित हो गया है, इसको तो कुछ क्या क्या बोलता रहता है, बट ऐसा नहीं है, उनको तो कुछ दिखाई देता है ना, क्योंकि उनका मून ऐसी कंडीशन में है। जैसे मान लो चंद्र केतु साथ में है किसी के कुंडली में, तो ऑब्वियसली उनको साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उनको एक्स्ट्रा सेंसरी पावर उनके बहुत अच्छे होंगे, और उनको बहुत कुछ स्पिरिट भी दिखाई देंगे, बहुत कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देंगी जो दूसरों को नहीं दिखेगी, तो लोग उनको सच्चा नहीं मानते, बट ये है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि हमारी जो 5 वृत्तियां होती है ना, ये पांचों वृत्तियों में हमारा मन रहता है एक एक करके। कभी हम विपर्य में होते, विकल्प में होते, कभी हम प्रमाण की वृत्ति में होते, कभी हम स्मृति में होते, और कभी हम निद्रा में जाते। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारी वृत्तियों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी में जाएंगे ही नहीं, या तो किसी में जाना जरूरी नहीं है, हर एक चीज का अपना महत्व है। स्मृति भी महत्व है, क्यों महत्व है, क्यों स्मृति हमें बताती है ना कि आगे क्या करना है, क्योंकि पीछे हमारा एक फोल्डर है स्मृति का, हमारे पास एक एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ का जो हमें बताता है। सिंपल सी बात है कि अगर ये कैसे वर्क करता है कि मान लो मैं कभी एक बार कोई रास्ते पे किसी डेस्टिनेशन पे गई हूँ, और वो रास्ता बहुत अच्छा है, तो अगर दूसरी बार मुझे वो डेस्टिनेशन में जाना है तो मैं क्या करूंगी, उसी रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल ही है, मेरा जाना पहचाना है, बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये स्मृति मुझे बोलेगी कि नहीं, तू इस रास्ते से गई थी तो यहीं पे जा। बट इसके बनते क्या होगा, अगर कोई नया उससे भी अच्छा रास्ता डेवलप हुआ है, तो वो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं स्मृति में रहती हूँ कि भाई ये है, मुझे उसने गाइड कर दिया है। बट अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रुक जाऊंगी ना, इतना स्मृति में नहीं घुस जाऊंगी, थोड़ा सा रुक के अगर मैं डिसीजन लेती हूँ, नया कुछ एक्सप्लोर करती हूँ, तो प्रेजेंट मोमेंट के में मेरे पास ये फ्रीडम होती है कि भाई चलो एक बार वो नया भी एक्सप्लोर कर ले, क्या पता इससे भी वो बेटर हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्मृति अच्छी है, पर हमेशा ही स्मृति में रहना बुरी बात है। ये आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस का डेटा देती है, तो वो आप ले लो, आप देख लो, पर साथ में कोई नया कुछ ट्राई करना है, तो ये आपको प्रेजेंट मोमेंट मिली है, तो उसमें वो भी देखो कि मैं क्या, तो उसमें आप प्रमाण भी यूज कर सकते हो, लॉजिक माइंड आपका लगा सकते हो कि मेरी स्मृति मुझे ये बोल रही है, पर मेरा लॉजिक क्या कह रहा है, बुध मुझे क्या कह रहा है ना। तो मर्क्यूरी की बात सुनो कि भाई हाँ चलो एक बार मैं किसी से पूछ लेता हूँ, उसका जजमेंट लगा लेता हूँ, या तो मैं छानबीन कर लेता हूँ कि भाई ये कैसा है,
तो उसके लिए आप अपना कॉन्शियस माइंड भी यूज करो, मर्क्यूरी को भी थोड़ा आगे करो। तो फिर जब आप सबके साथ तालमेल करोगे ना, बुध के साथ और चंद्र के साथ, और साथ में अगर गुरु, क्योंकि गुरु क्या है, आपका विजडम है, तो जब आप गुरु को भी साथ में इंक्लूड करोगे, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी को जब साथ में जोड़ के चलोगे, बैलेंस में लेके चलोगे, तो बहुत अच्छे से आप डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि गुरु आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है, कनेक्टेड टू डिवाइन है। तो स्मृति कुछ कहेगी, आप अपने कॉन्शियस माइंड से कुछ सोचोगे, है ना, कि नहीं ये कहती है पर मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, तो गुरु आपको ऊपर से गाइड कर देंगे कि भाई तुम ठीक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो अगर आप तीनों को साथ में लेके चलोगे कि तो बहुत अच्छा सा डिसीजन हो सकता है। और वैसे अगर हम देखें तो क्यों ये जरूरी है और क्यों लोग अपने मतलब लाइफ में प्रॉब्लम कंडीशन में आते हैं, क्योंकि देखो ऐसे अगर एक स्टोरी है, नक्षत्र की ही स्टोरी है, कि ये जो गुरु जो है, उनकी पत्नी जो थी तारा करके, चंद्र ने उसके साथ मतलब उसका अफेयर करके बुध का जन्म हुआ है। तो बुध जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उनका, तो अनौरस संतान थी। तो इसीलिए बुध और चंद्र की नहीं बनती, चंद्र को प्रॉब्लम नहीं है पर बुध को अच्छा नहीं लगता है। साथ में गुरु को बुध उसका वो अनौरस संतान था तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो चंद्र और बुध और गुरु तीनों का आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। पर अगर वो तीनों को हम साथ लेके चले तो बहुत अच्छी तरह से हम लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं और हमारी जो चित्तावृत्ति है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पतंजलि मुनि ने क्या कहा है कि अथ योगानुशासनम, मतलब अगर हम योग अनुशासन में रहते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं। तो चित्तवृत्ति का जब हमें निरोध करना है तो ऐसा नहीं है कि सब में से निकल जाना है, बंद हो जाना है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करके, जिसको हम माइंड डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग फंडा है ना। चंद्रा का कुछ अलग ही फंडा है, बुध कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है, गुरु की कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेक्निक के साथ डील करना पड़ेगा। ये वो कहते हैं ना, एक ही लाठी लेके तो सबको हम नहीं हाँक सकते ना, हमको जो जैसा है उसके साथ वैसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए जब सृष्टि के रचयिता ने ये सृष्टि की रचना की तो बहुत सारी अलग अलग ज्ञान विधियों की भी रचना की है, जिसको हम माइंड डायनेमिक्स कहते हैं। अलग अलग, जैसे किसी को चंद्र के लिए करना है तो ये सब चीज कर सकते हैं, अगर बुध के लिए करना है तो अलग विधि से अपना कुछ कर सकते हैं। तो अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज है, अलग अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स है, योगा की टेक्निक्स है, ये सब करके हम हमारी चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया, प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं, है ना। जो हमारी जब भी एनर्जी हमारे बॉडी में से रिलीज होगी उसके साथ ही ये चित्त का फोल्डर उसके साथ जाके दूसरे वूम में लगेगा, उसमें जितना रिकॉर्डेड डेटा है वो लेके लगेगा। ऐसे कहा जाता है, वो जर्मन साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि जैसे ही हम हमारे गर्भ में मतलब हमारा कंसेप्शन होता है, तो कंसेप्शन से लेके 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें आपको सभी को पता है कि 1 में से 2, 2 में से 4 ऐसे करके सब पूरा गर्भ का आगे आगे जर्नी होता है। तो उसमें जितना भी बार वो सेल डिवीजन होता है तो हर एक एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता है, 3 सेकंड या 3 मिनट, पर उसमें अपने जो जन्मों जन्मों की स्मृति जो है, ये रजिस्टर्ड डेटा होता है ना जो हमारा, वो उसमें लोडेड होता जाता है। तो वो अंदर हर 3 मिनट या 3 सेकंड पे होता रहता है। वो इतना होता है 9 मंथ्स का, अगर उसको डिवाइड करे, जो पीरियड एक टाइम अवधि होती है, तो वो 84 लाख के ऊपर कुछ सेकंड्स के ऐसा कुछ आता है। तो कहने का मतलब हमारी 84 लाख योनियां हैं। तो हर एक योनि में हमने जो जो जन्म लिए हैं, जिसमें हम कुछ छोड़ के आए हैं, जैसे ना रिकलेक्शन ऑफ अनफॉरगॉटन डेटा, जो हम भूले नहीं है या डिलीट नहीं किया है हमने, वो सब चीजें वापिस वही जब वूम में हमारा होता है तो उसके साथ वो कनेक्ट होता है और फिर नया जन्म होता है उसी पुराने डेटा के साथ। जिस तरह से हम नया मोबाइल लेते हैं तो वो जो चिप होती है वो निकाल के नए मोबाइल में डालते हैं पुराने मोबाइल की, तो उसमें जो भी अनडिलीटेड डेटा होता है वो सब कुछ नए मोबाइल में आ जाता है, चाहे वो नंबर्स हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो, मतलब आपका नए मोबाइल में वो सब ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके इसी प्रकार से हमारा भी जब जन्म होता है और हमारा वूम का जो पूरा 9 मंथ्स होता है, तो हमारी बहुत सारी चीजें अंदर अपलोड और डाउनलोड होती जाती है।
और वो चंद्र के पास होता है। और एक बात और इसीलिए बता दूं, फिर कभी कोई लेक्चर में हम उसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स के द्वारा, और कैसे उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, और वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। और साथ में देखिए, चंद्र को इतना महत्व क्यों दिया है, क्यों उसको चित्त बोला गया है, क्यों उसको स्मृति के साथ मैंने जोड़ा है, क्योंकि चंद्र जो है आप सभी को पता है कि उसके 27 नक्षत्र होते हैं ना, 27 नक्षत्र। वैसे तो पहले के मैंने लेक्चर्स में बोला है कि 28 नक्षत्र होते हैं, बट 28वां जो नक्षत्र है वो अभिजीत नक्षत्र, जो स्पिरिचुअल नक्षत्र है, तो अभी इसको अभी काउंट नहीं करेंगे। पर वो जो 27 नक्षत्र होते हैं उसके 4 जो चरण होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि नक्षत्र एक सिटी है और 4 उसके एरिया है, तो हर एक एरिया की अपनी एक कहानी है। तो ऐसा करके हर एक कहानी चंद्र के साथ कनेक्टेड होती है, उसी में से चंद्र कुछ चीजें लेके हमारे जीवन में डालता है। तो वो सभी कहानी कहीं ना कहीं हम लोगों को लगती है, क्योंकि वो जो भी नक्षत्र की कहानी है उसमें सब कुछ है। बोलते हैं ना, जो महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ महाभारत में है, रामायण में है, हर वो इंसिडेंट, वो सभी कुछ नक्षत्र में भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में चाहे किसी का एक्सीडेंट है, किसी के घर चोरी होना, किसी का अफेयर होना, किसी का मैरिज ब्रोक होना, या तो कोई किसी को धोखा देता है, मतलब जीवन में जो जो घटनाएं बनती है ना, वो पूरी नक्षत्र में स्टोरियाज बनी हुई है। तो वही स्टोरीज हमारे लाइफ में प्ले होती है, और वो कौन करते हैं, ये सभी जो प्लैनेट्स है वो वहां से ले लेके हमारे अंदर डालते हैं। तो आप आगे कभी हम जब नक्षत्र के बारे में और आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में कभी मैं बनाऊंगी और इधर आऊंगी, तो मैं आपको वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। पर इस तरीके से स्मृति जो वृत्ति है वो हमारी कार्य करती है। तो होप आप लोगों को आज का जो ये सेशन था उसमें बहुत कुछ मैंने बताया वो समझ आई होगी। जैसे कि हमें चित्तवृत्ति और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना कि 5 प्रकार की चित्तवृत्ति होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। और वो क्या है, एम्प्टी कंटेनर है, और वो कोरी स्लेट है, कैनवास है, जिस पर हम हमारे हस्ताक्षर करते हैं ना, हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ उसमें भर के आते हैं वो कंटेनर में, जो हमारे संस्कार है, हमारे जो थॉट पैटर्न है, और वृत्ति हमारी थॉट की पैटर्न है जो हमने बहुत गहरी बना दी होती है। और ये जो चित्तवृत्ति है उसके 2 भेद होते हैं, अगर ज्यादा हम उसी उसी में रहते हैं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम कारक भी होती है, और हम अगर बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे लिए वो मोक्ष कारक भी होती है। किस तरह से हम महासागर, जो एनर्जी का महासागर है, पुरुष और प्रकृति के बीच का जो एक एनर्जी फील्ड है, उसमें से हम खुद आए हैं, और उसको अंतःकरण बोलते हैं, जिसके 4 पार्ट है, वो हम आज सीखे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारा। तो ये बहुत कुछ आज हमने उसके बारे में जाना। तो अगले किसी उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चित्तवृत्ति जो है उसका निरोध कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें विक्षेप होते हैं, और कैसे हम विक्षेप को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने योगा के तो लेक्चर अटेंड करे ही है। मैंने सिर्फ उसको आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट किया है, ताकि आप ये समझ सको कि कुछ भी ये जो नॉलेज है वो अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके हमारा सभी जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो ओरिजिन ऑफ योगा की जब शुरुआत हुई, उसके बाद जो चलती आई एक जर्नी, और उसके बाद शर दर्शन करके लास्ट में जब हमारे 6 ऋषि ने अपना अपना नॉलेज के हिसाब से हमें ये सृष्टि के रहस्य को समझाया, तो उसमें जैमिनी ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी दिया था, और जो वेदांता जिसने दिया, वेद व्यास ने, उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आप सबको पता है, और सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि, उन्होंने भी यही समझाने की प्रयत्न की, और योग दर्शन के माध्यम से पतंजलि मुनि ने भी आपको यही समझाया है कि कैसे हम एनलाइटनमेंट जर्नी कर सकते हैं। तो ये ऐसा बात है कि बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमें बहुत कुछ समझना है, और समझना सिर्फ नहीं है, पढ़ना नहीं है, और सुनते नहीं रहना है, साथ में उसका एप्लीकेशन करना है। क्योंकि सुनने से या बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें बहुत सारी रेसिपीज आती है खाना बनाने की, और बहुत सारी बुक्स भी हमारे पास पड़ी है, पर जब तक हम खाना बनाएंगे नहीं, तब तक हमारी भूख शांत नहीं होगी ना। जब बनाएंगे, चाहे हमें एक रेसिपी आती है, बट अगर वो भी हम बना के फिर खाएंगे तो हमारी भूख शांत होगी। तो हमें बहुत कुछ आता भले ना हो, भले थोड़ा सा भी जो कुछ आता है, अगर उसको हम एप्लीकेशन में लाते हैं तो हम बहुत कुछ जीवन में चेंजेस ला सकते हैं।
तो मेरे तो कहने का मतलब यही था कि मैंने ये छोटे से लेक्चर में बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयत्न किया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं है कि आप लोग को अनम्यूट कर सकती हूँ, कुछ आप लोग पूछना चाहते हो तो एनी मैम है उधर? एनी मैम है? एनी मैम? यस यस आई एम हियर। अभी कितनी देर बाकी है मैडम? एक्चुअली 7 o'clock हो गए हैं, तो आप मेडिटेशन ले रही हैं? अगर हाँ सबको लगता है अच्छा तो मैं एक ले लेती हूँ, फिर हाँ बंद हाँ, करते छोटा हैं। सा मेडिटेशन ले लीजिए। हाँ हाँ छोटा सा। जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, सब लोग अपनी आंखें क्लोज कीजिए। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज योर आईज। गहरी गहरी सांसें लीजिए। अपनी सांसों की आवन जावन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में जो भी विचार आते हैं आने दीजिए। Allow your thoughts to come. Just observe it. धीरे धीरे आप ये विचारों के समूह से मुक्त हो रहे हो। Slowly, slowly, you are free from your thoughts. अब मन की इस अवस्था में हम अपने आप को ये कहते हैं, मेरे जीवन की अनंत यात्रा में मैं जहाँ हूँ वहाँ सब परिपूर्ण है, योग्य है, सुंदर है। मैं वो अनन्य असीमित शक्ति में मानती हूँ जो हर दिन हर पल मेरे अंदर प्रकाशमान हो रही है। I believe in divine light within me. मैं मेरे अंदर के दिव्य प्रकाश और ज्ञान की ओर जा रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि ये मुझे वैश्विक चेतना परम ऊर्जा से मिल रहे हैं। मेरे सब जवाब, सब समाधान, सब इलाज परम शक्ति से हो रहे हैं और मिल रहे हैं। जो भी जानने योग्य है वो मेरे समक्ष स्वयं उद्घाटित हो रहा है, प्रकट हो रहा है और मुझे जो चाहिए वो योग्य समय, योग्य क्रम में मुझे मिल रहा है। इस सृष्टि में सब कुछ सुंदर है, शांत है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसी अवस्था में बने रहिए, निजानंद का आनंद लीजिए। जब भी आपको लगे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हो, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ
और अगर सोए हो तो दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाए। लेफ्ट साइड अपने शरीर को टर्न कीजिए। धीरे से उठकर बैठ जाइए। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाए पामिंग कीजिए। Slowly open your eyes. दोनों हाथों को पूरे शरीर पे लगाए और अपनी बैक को 3 बार थपथपाए, 3 बार, और शुक्रिया अदा कीजिए खुद का और भगवान का। Thank you so much with lots of love and happiness. Thank you. Thank you, Alba ji. Thank We'll you, end the Annie session ji. now. Thank you so much.